हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपने न्यूटन न्यूटन तो बहुत सुना होगा आज तक। आज आपको क्लास 9th में इसको पढ़ने का मौका मिला है। इतना भी जानते होंगे कि न्यूटन जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ से हम इसको रिलेट करके भी पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था, इसको किसने दिया था? तो दिया था सर आइजैक न्यूटन। इनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ये लॉ दिया था। ये इंग्लिश मतलब अंग्रेज से, ये फिजिक्स थे और मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपना लॉज ऑफ मोशन कब दिया था? 1686 में दिया था इन्होंने। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इन्होंने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दिया, 3 लॉ दिया इन्होंने। और जो फर्स्ट लॉ है, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, वो बताता है हमें फोर्स और इनर्शिया के बारे में। तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो बताता है इनर्शिया और फोर्स के बारे में। सेकेंड लॉ जो हमें बताता है, देखो आप नोट कर लेना यहाँ पे, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें प्रिसाइज डेफिनेशन देता है इनर्शिया और फोर्स का। सेकेंड लॉ में बताता है रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप बताता है हमें सेकेंड लॉ। और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो बताता है हमें एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में। वो हमें ये बताता है कि हम जो भी एक्शन करते हैं उसका बदले में हमें रिएक्शन भी मिलेगा। मतलब अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके रिएक्शन में कोई ना कोई फोर्स अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये आपको थर्ड लॉ बताता है यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में। तो वन बाय वन सभी लॉज के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है ए बॉडी continues to be in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external applied force to change that state। कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी जो है अगर रेस्ट में है या फिर वह यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वह करता रहेगा मूव, या फिर रेस्ट में ही रह जाएगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कोई बॉडी जो है अगर यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर बाहर से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और ये फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस टाइप का होना चाहिए, बैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में, तो उसको देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है कि अगर उस बॉडी पे लग रहा है तो वो बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये पेन है, इसको अगर मैं दोनों साइड से, दोनों हाथों से, एक हाथ से इधर खींचूँ, एक हाथ से इधर खींचूँ, दोनों को सेम फोर्स लगाते हैं, पेन का पोजीशन चेंज होगा? नहीं होगा, ये पेन वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसे बोला जाएगा बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब इस हाथ से मैं पेन को खींचूँ तो पेन इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स है। इसका एक डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो फोर्स लगना चाहिए एक्सटर्नल, वो होना चाहिए अनबैलेंस फोर्स। तो ये बात क्लियर हो गई आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब हम इसके वन बाय वन सभी पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में ये बोला गया है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कि बाहर से फोर्स ना लगे। जैसे कि ये पेन है, ये यहीं पे पड़ा रहेगा जब तक हम इसको बाहर से फोर्स लगा के इसको उठा के हम दूसरी जगह पे ना कर दें, या फिर इस पे हम ऐसे फोर्स ना लगा दें, तब तक ये अपने पोजीशन पे यानी कि रेस्ट में ही रहेगा। ये सेकंड पार्ट कह रहा है कि कोई बॉडी जो है अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि बाहर से फोर्स ना लगे। अब इसका मतलब क्या है? अब यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई बॉडी जो है ऐसे सीधे रास्ते पर 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो सीधे रास्ते पर 30 किलोमीटर की स्पीड से ही जाएगी, उसका स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगा जब तक कि हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे।
अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 30 की स्पीड से जाएगा, क्योंकि स्पीड जो है वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। कम कैसे होगा? क्योंकि जब आपको पता है कि कोई गाड़ी जब चलती है तो उसका जो टायर का और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी स्पीड कम होती है। एयर के साथ फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वैसे ही कोई बॉडी अगर चल रहा होता है धीरे धीरे, तो उसकी बॉडी क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है वो कांस्टेंट स्पीड में रहे, लेकिन इस लॉ के हिसाब से एक आइडियल कंडीशन चलेगा कि कोई बॉडी जो है अगर यूनिफॉर्म स्पीड में यानी कि 30 किलोमीटर की स्पीड से है तो 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता जाएगा, उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे। और ये बाहर के फोर्स क्या क्या हैं यहाँ पे जो लग जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो है फ्रिक्शन। मेनली क्या है, फ्रिक्शन। थर्ड पार्ट इसका कहता है कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, वो चेंज नहीं करेगा अपने डायरेक्शन को जब तक कि बाहर से फोर्स ना लगे। देखो थर्ड पार्ट में ये लिखा है, बॉडी कंटिन्यूज टू मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। जैसे कि मान लो आप बाइक से जा रहे हैं सीधे रास्ते पर, तो आप सीधे ही जाएंगे जब तक आप अपने स्टीयरिंग से फोर्स ना लगाए तब तक वो टर्न नहीं होगा। जब आपका मोड़ आता है तब क्या करते हैं, स्टीयरिंग से उस पर एक फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो टर्न हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जब बॉलर आपको गेंद फेंकता है तो वो गेंद क्या होता है, बिल्कुल सीधा जाता है जब तक कि आप बल्ले से उस पर एक फोर्स ना लगा दें। बल्ले जैसे ही फोर्स लगाते हैं उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मैं लास्ट में फिर से एक बार और डिटेक्ट कर दूंगा। फिलहाल देखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है। डिफाइंस इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया को डिफाइन करता है, और सबसे पहले इनर्शिया किसने बताया था, इनर्शिया के बारे में गैलीलियो ने बताया था। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गैलीलियो ने क्या बताया था, इनर्शिया के बारे में सबसे पहले बताया था। अब न्यूटन जो लॉ जो है, फर्स्ट लॉ जो है वो क्लियरली जो है इनर्शिया को डिफाइन भी कर देता है। कैसे? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इनर्शिया होता क्या है, तभी तो उसको डिफाइन करेगा क्लियरली है। तो इनर्शिया होता है हमारा इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। अब यहाँ पे इनहेरेंट प्रॉपर्टी लिखा है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है परमानेंट प्रॉपर्टी जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। जैसे आप किसी झगड़ा वगड़ा करते हैं तो हम नहीं बोलते हैं डायलॉग में किसके तो डीएनए में है, इसके खून में है। इसका मतलब क्या है कि वो जो डीएनए और इसके खून में है वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो उसका चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, मरते दम तक। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक बॉडी का कुछ ना कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। तो वैसे ही इनर्शिया जो होता है बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, परमानेंट प्रॉपर्टी होता है, जो कि अपने अंदर होने वाले चेंज को नहीं होने देता है। इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया जो है उस बॉडी के अंदर होने वाले चेंज को नहीं होने देता है, उसको रोकता है। जैसे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, क्योंकि उसका इनर्शिया उसको रेस्ट में रहने दे रहा है। जब तक हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे, उसके इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, उसके इनर्शिया को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक इसका रेस्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाएगा जब तक कि उसका इनर्शिया जो है हम चेंज नहीं करेंगे। उसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके इनर्शिया को ख़त्म करना पड़ेगा। जब बाहर से फोर्स लगा देंगे तो चेंज ख़त्म, तो उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसका मोशन जो है कम ज़्यादा, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इनर्शिया का मतलब क्लियरली समझ लीजिए दोबारा कि इनर्शिया क्या होता है, किसी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, उसका खुद का प्रॉपर्टी परमानेंट प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से वह अपने अंदर होने वाले चेंज को नहीं होने देता है, उसे रोकता है। जिसकी वजह से कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाता है, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, कोई बॉडी अगर सीधे जा रहा है तो वो सीधे ही जाता जाएगा जब तक हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे। और वो बाहर का फोर्स क्या करेगा, उसके इनर्शिया को खत्म कर देगा। ठीक है, परमानेंटली नहीं खत्म करेगा, टेम्पररली उसकी इनर्शिया को क्या करेगा, वो खत्म कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ में अब तक हम क्या पढ़े कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है
तो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई फोर्स हल्का फुल्का लगता भी है तो वो इनिशियली क्या करेगा, उस फोर्स को वो ओवरकम करेगा ताकि वो उसके अंदर चेंज ना कर पाए। तो इनर्शिया का एक और डेफिनेशन आ जाता है कि इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट है ये, ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line by itself, ये itself है, इट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यानी कि किसी बॉडी की इनएबिलिटी, ये क्या होता है, उसकी एक अक्षमता होती है कि वह इनएबिलिटी होती है कि वह अपने अंदर जो स्टेट ऑफ चेंज है उसको नहीं होने देता है, उसको रोकता है, अपने अंदर वो चेंज नहीं ला पाता, वो खुद से चेंज नहीं ला पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी जो है अगर ये रेस्ट में पड़ा है तो ये खुद से मोशन में नहीं आ पाएगा, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो खुद से नहीं रुकेगा, उसको रोकने के लिए, इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें बाहर से फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, इस प्रकार से जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वह इनर्शिया को क्लियरली डिफाइन कर देता है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स को भी डिफाइन करता है। कैसे? फोर्स जो होता है बोला गया है कि एक्सटर्नल एफर्ट है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ फिर से बताता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये कहा गया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो वो फोर्स कहाँ से लगेगा? वो एक्सटर्नल एफर्ट होगा। क्या होगा? वो एक्सटर्नल होगा, बाहर से कुछ ना कुछ, अंदर से कुछ नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी इनर्शिया है जो कि उसको अंदर होने वाले चेंज को नहीं होने देगा। तो हमें बाहर से लेकर आना पड़ेगा कुछ जो कि उसके अंदर चेंज ला सके। तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है। फोर्स का एक डेफिनेशन मिल जाएगा हमें, फोर्स एज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि पुश या पुल के फॉर्म में होता है, विच मूव्स और ट्राइज टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट, जो कि किसी बॉडी को जो कि रेस्ट में है उसको मूव कर देता है, या फिर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप कर देता है, या फिर कोई बॉडी अगर सीधी जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, यानी कि फोर्स वो एक्सटर्नल एफर्ट है, एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी वजह से किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि आप जानते हैं कि कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट हो और एक लाइटर ऑब्जेक्ट हो, हल्का ऑब्जेक्ट और एक भारी। लाइटर मतलब हल्का और हैवी मतलब भारी। तो कोई लाइटर ऑब्जेक्ट हो और कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट हो। हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट का मास कम होगा। तो लाइटर ऑब्जेक्ट को उठाना और उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ईजी है, और हैवी ऑब्जेक्ट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना टफ है। ठीक है, तो हमें पता है कि इनर्शिया क्या होता है कि उस बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले चेंज को नहीं होने देता है। तो जो हेवी ऑब्जेक्ट है वह इन कंपैरिजन टू लाइटर ऑब्जेक्ट अपने अंदर होने वाले चेंज को नहीं होने देगा, और लाइटर ऑब्जेक्ट क्या है? अपने अंदर होने वाले चेंज को जल्दी से होने देगा। यानी कि लाइटर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होता है? कम होता है, और हेवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे कि आप एक टॉय कार ले लें, ये टॉय कार है ये वाला, और ये क्या, एक रियल वाला कोई कार है। और टॉय कार को आप हल्का सा हाथ से पुश करेंगे, हल्का सा, तो मूव करने लगेगा, यानी कि उसका क्या हो गया? उसका पोजीशन चेंज हो गया। और जो रियल वाला कार है उसको हल्का सा हाथ से पुश करेंगे तो मूव होगा? नहीं होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा हमें, तो क्या होगा? उसका पोजीशन चेंज होगा। यानी कि उसका पोजीशन चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब क्या है? उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ऐसे ही कोई अगर टॉय कार को अगर स्टॉप करना है तो हम हल्के से फोर्स से उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर कार को स्टॉप करना है, रियल वाली कार को, तो हमें हेवी फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए। तो इससे भी फोर्स प्रूफ होता है कि उसका इनर्शिया क्या होगा? हेवी का ज़्यादा है और लाइटर का कम है। ठीक है, यानी कि जितना हेवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, और जितना लाइटर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसका कम इनर्शिया होगा। देखो यहाँ पे लिखा है मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मास जो है
किसी बॉडी का इनर्सिया मेजर करता है, उसको डिटरमाइन करता है। मास ये बताता है कि किसी बॉडी का कितना इनर्सिया हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन इसी पर। एग्जांपल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्सिया, किसके पास ज़्यादा इनर्सिया है। पहला क्वेश्चन, ए रबर बॉल और स्टोन ऑफ सेम साइज, दोनों का साइज सेम है, एक रबर बॉल है और एक स्टोन है, तो जाहिर सी बात है स्टोन का इनर्सिया ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टोन क्या होता है, ज़्यादा भारी होता है और रबर बॉल हल्का होता है। ये बाईसाइकिल और ट्रेन, तो जाहिर सी बात है ट्रेन का इनर्सिया ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रेन का वेट ज़्यादा होता है और बाईसाइकिल का वेट कम होता है। 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन, अब देखो 5 रुपी कॉइन का वेट ज़्यादा होता है, 1 रुपी कॉइन का मास कम होता है, तो 5 रुपी कॉइन का इनर्सिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 1 रुपी कॉइन का इनर्सिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इस इनर्सिया का एप्लीकेशन पढ़ेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि जब बस स्टार्ट होती है तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ झुकते हैं, जब बस में ब्रेक लगता है तो हम आगे तरफ झुकते हैं, या फिर पेड़ों से फल गिरते हैं, ये सब का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।